तो आज की क्लास में हम लोग जो हमारा टेस्ट पेपर था उसी को डिस्कस करेंगे। तुम लोग टेस्ट पेपर नहीं देख सकते ना, मैं ही क्वेश्चन लिख दूंगा यहाँ पे। देख रहे हैं। देख रहे हैं? हाँ, मतलब वीडियो ऑन बट किया है। हाँ, बट साथ साथ में नहीं देख पाओगे ना। कोई नहीं। तो हमारा पहला क्वेश्चन था, बाय सरफेस ऑफ अ लिक्विड वी मीन। चार ऑप्शन थे। ज्योमेट्रिकल प्लेन लाइक x is equal to 0। बी था all molecules exposed to the surface। C था a layer of thickness of the order of 10 to the power minus 8 meter। और D था हमारा a layer of thickness of the order of 10 to the power minus 4 meter। क्या लिखता है, क्या आंसर सही ज्योति? मैंने तो फोर्थ वाला लिखा था। 10 to the power minus 4 हमने क्लास में क्या डिस्कस किया था, याद नहीं? ये तो बुक में भी लिखा हुआ है ना। ओपन बुक टेस्ट करते इसलिए वो, भैया इसलिए मैंने ओपन बुक बुक बता। नहीं ओपन किया था। तुमने बुक ओपन नहीं किया? नहीं तो अच्छा, तो नोट्स में वीडियोस तो देखे थे, उसमें हमने डिस्कस किया था ना कितना होता है। 10 to the power minus 9 10 approximately। to 10 to the minus 9, ये तो याद है तुम्हें। तो नॉर्मली 10 to the minus 9 या कुछ कुछ 10 to the minus 9 मीटर या नैनोमीटर्स में होता है। तो या तो हम लोग 10 to the minus 9 या 10 to the power, क्या होगा सही आंसर? 8। 8 हो जाएगा, सी ऑप्शन। अच्छा, अब डिस्कस करते हैं बाकी सब क्यों नहीं होंगे, पहला वाला ऑप्शन क्यों नहीं होगा? ज्योमेट्रिकल प्लेन लाइक x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है पहले वाले ऑप्शन को? हाँ ज्योति, पहले पहले सेंटेंस का क्या मतलब है? Symmetrical plane like x is equal to 0। क्या होता है? मतलब वही x 0 हो जाएगा तो x 0 हो जाएगा तो? नहीं पता भैया। नहीं पता। x इज इक्वल, जब 3D प्लेन में 3D ज्योमेट्री देखी है मैथ्स में, डील किया है x y z 3 हाँ, एक्सेस, तो उसमें अगर मैं x इज इक्वल टू 0 करूँ तो वो कौन सा प्लेन बनेगा? प्लेन बनेगा, लाइन बनेगा, पॉइंट बनेगा, क्या बनेगा 3D प्लेन में? पॉइंट। पॉइंट होएगा x इज इक्वल टू 0। अब अगर x इज इक्वल टू 0 है तो y और z के क्या वैल्यूज है? x इज इक्वल टू 0 होगा तो y और z की वैल्यूज क्या होंगी? 0। 0 ही होगा। पॉइंट, अगर पॉइंट, अच्छा x इज इक्वल टू 1 क्या होगा? अगर तुम एक्स वाई ग्राफ में देखो x इज इक्वल टू 1 क्या होगा? x is equal to 1। एक्स वाई प्लेन में देख रहा हूँ।
अगर x इज इक्वल टू 1 को प्लॉट करूंगा तो क्या बनेगा? line parallel to y axis. लाइन पैरेलल टू y एक्सिस बनेगी ज्योति, हाँ क्योंकि क्या होता है, ये हमारा एक्स वाई ग्राफ है, x इज इक्वल टू 1 मतलब y की कितनी भी वैल्यू हो x हमेशा 1 रहेगा। y की वैल्यू हम लोग डिफाइन ही नहीं कर रहे, y की वैल्यू चेंज हो सकती है ना। तो अब अगर इसको मैं 3D, अगर मैं 3D एक्सिस में देखूंगा, यहाँ पे अब मेरा एक z एक्सिस भी है, तो क्या बनेगा? हम्म, y के पैरेलल। वे क्या बोले, आप फिर से बोलो। मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैंने जब एक्स वाई प्लेन में देख रहा था तो x इज इक्वल टू 1 एक लाइन बन रहा था। अब मैं अगर एक्स वाई जेड एक्सिस है तो ये 3D मेरा क्या बोलते हैं पूरा सरफेस है, तो फिर इस केस में क्या बनेगा? x इज इक्वल टू 1। अब y और z दोनों की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हमेशा x तो 0 ही रहेगा, तो क्या बनेगा ये तो परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री हो रहा है। ऐसा कुछ बनेगा प्लेन x से परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ऐसा एक प्लेन बनेगा। तो x इज इक्वल टू 1 की जगह मैं x इज इक्वल टू 0 कर दूं तो क्या हो जाएगा? ये वाला प्लेन हो जाएगा, वाई जेड प्लेन। इस पॉइंट पे x इज इक्वल टू 0 रहेगा हमेशा, तो किधर भी एक्सटेंड कर सकता हूँ, है ना। इस पॉइंट, इस प्लेन में हमेशा x इज इक्वल टू 0, तो वाई जेड प्लेन है। ये बेसिकली ज्योमेट्रिकल प्लेन लाइक x इज इक्वल टू 0 बोल रहा है कि एक प्लेन है बस। तो ऐसी सरफेस ऑफ अ लिक्विड को अगर हम लोग प्लेन की तरह कंसिडर करें तो वैसा टाइप को हम लोग सरफेस डिफाइन कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं होता क्योंकि प्लेन की कोई थिकनेस नहीं होती। अगर ये मैं ज्योमेट्रिकल प्लेन ले रहा हूँ तो इसकी कोई थिकनेस नहीं है, ये बस एक ऑलमोस्ट नियर जीरो थिकनेस का प्लेन है। ठीक है, तो हमारा सरफेस ऑफ अ लिक्विड एक जीरो थिकनेस का नहीं होता, तो इसलिए पहला ऑप्शन गलत है। सेकंड ऑप्शन क्यों गलत है? ऑल मॉलिक्यूल्स एक्सपोज टू द सरफेस, ये सरफेस नहीं होता। हम्म, अगर सारे मॉलिक्यूल जो सरफेस से एक्सपोज्ड हैं सिर्फ वही हमारा सरफेस क्यों नहीं होता? एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर, सॉरी, एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर। तो जितने मॉलिक्यूल्स एटमॉस्फेयर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, एयर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, बस उन्हीं को हम लोग सरफेस क्यों नहीं बोलते? तुम जब पानी के सरफेस को देखते हो तुम्हें तो वही लगता है ना कि जहाँ पे वाटर को टच कर, एयर को टच कर रहा है वही मेरा सरफेस है। बट ऐसा क्यों नहीं होता? हाँ भैया, मैंने वही लिखा था। हाँ, तो वो नहीं, वो क्यों नहीं होता? अभी तो तुमने बोला 10⁻⁹मीटर या 10⁻⁸मीटर का थिकनेस का होता है, तो सही आंसर सी क्यों है, बी क्यों नहीं है? बस ये आंसर एक्यूरेट है इसलिए। क्या श्रद्धा कुछ सी बोल वाला रही है? एक्यूरेट आंसर है, मतलब प्रॉपर। मैंने, हाँ सी सी वाला, वाला एक्यूरेट है बोल रही हूँ मतलब। सी एक्यूरेट है बट बी एक्यूरेट क्यों नहीं है? मैं सरफेस को बस वो अपने से मैंने ज्यादा लिखा जो, ऑप्शन कट करके। ठीक है सी तुमने का लिख मतलब दिया सी, मैं वो बोल रहा हूँ कि थिकनेस बहुत आंसर सी कम क्यों है, रहती है बी ना। क्यों नहीं मैंने है? लिख के कट। वो सब छोड़ो, मैं पूछ रहा हूँ अभी आंसर बी क्यों है, बी क्यों नहीं है और सी क्यों है, या बी क्यों नहीं है मेनली। अगर मैं सिर्फ मॉलिक्यूल्स, वही मॉलिक्यूल्स लूं जो एटमॉस्फेयर के एक्सपोज्ड हैं, तो वो मेरा सरफेस ऑफ अ लिक्विड क्यों नहीं है? लिक्विड और सरफेस का जो बीच का ज्योति, अच्छा थिकनेस। श्रद्धा तुम कुछ बता रही थी, तुम बताओ।
कि अगर जो मॉलिक्यूल जो सिर्फ एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर है वो क्यों नहीं है? यार ज्योति ने तभी आंसर बोल दिया कि उसका थिकनेस होना चाहिए 10⁻⁹ नैनोमीटर। हाँ, ये हमने डिफाइन किया है। क्यों डिफाइन तो किया उसी है? को सरफेस बोलेंगे। क्यों हाँ बोलते हैं उसको surface? ये तो तुमने बुक में देख लिया, कहीं से भी मिल जाएगा, बट ऐसा क्यों होता है? हाँ इसके हाँ, सरफेस नहीं, टेंशन ज्यादा होगी सरफेस टेंशन लिक्विड और ज्यादा हो, सरफेस के बीच में। किसकी वजह से ज्यादा होगी? अगर मैं सरफेस को बस जो मॉलिक्यूल्स हैं एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर उसी को काउंट करूं तो क्या होगा? ये मेरा वाटर का सरफेस है, समझ लो। ये मेरे सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं और ये इसके नीचे वाले मॉलिक्यूल्स हैं। समझ लो इतने मॉलिक्यूल्स का मेरा सरफेस है। ये अराउंड 10⁻⁻8 से लेके 10⁻⁹ मीटर्स के बराबर, इतना मैं सरफेस काउंट कर रहा हूँ। अब अगर मैं सिर्फ इसी को सरफेस मानूं तो क्या होगा? ये वाले मॉलिक्यूल्स पे यूनिफॉर्म फोर्स लग रही है। मेरा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है, याद है? हाँ भैया। ज्योति, क्या होता है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस? हाँ ज्योति। मतलब वो मॉलिक्यूल फोर्स इक्वल एक्सपीरियंस करेंगे हर। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का रेंज कितना होता है? हम्म? 10⁻⁹ मीटर्स। 10⁻⁹ मतलब इस मॉलिक्यूल, अगर ये मॉलिक्यूल है, ये ऑलमोस्ट यहाँ तक अपनी फोर्स एक्सर्ट करेगा, है ना? इसके बाहर अपनी फोर्स एक्सर्ट नहीं कर पाएगा। इसका क्या मतलब है? ये जो मॉलिक्यूल है ये इस मॉलिक्यूल से अफेक्ट हो रहा है, ये ऊपर वाले मॉलिक्यूल से, बट इसके नीचे वाला जो मॉलिक्यूल है या ये जो है, ये वाला जस्ट वाला जो इस लेवल पे लाई कर रहा है, उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में मान सकता हूँ ऑलमोस्ट इतना है, थोड़ा सा इससे ज्यादा है। ये जस्ट इस मॉलिक्यूल तक पहुंच रहा है। इसके नीचे जो मॉलिक्यूल्स हैं इस पे क्या है, सब जगह से बराबर फोर्स लग रही है ना? बट ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसको यहाँ पे एक और लेयर चाहिए थी, तब जाके इसका बैलेंस्ड हो पाती फोर्स। अभी इसको ऊपर से इतनी फोर्स नहीं मिल रही, साइड से ज्यादा फोर्स लग रही है, और ऊपर से उतनी फोर्स नहीं मिल पा रही क्योंकि इसको यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल चाहिए था। अगर एक और मॉलिक्यूल की लेयर होती तब जाके इसका फोर्स बैलेंस हो पाती। ठीक है, तो क्योंकि हमारा इन्फ्लुएंस, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस या जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का रेंज है इतना 10⁻⁸ to 10⁻⁹ मीटर, तो यहाँ तक जो मॉलिक्यूल्स लाई करते हैं इनकी फोर्स इम्बैलेंस्ड है, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे सरफेस कंसिडर करते हैं क्योंकि सरफेस टेंशन इन मॉलिक्यूल्स की वजह से ही चेंज होती है। इससे ज्यादा यहाँ पे इसके नीचे वाले जो लेयर है इस पे मैं बोल सकता हूँ कि यूनिफॉर्म फोर्स लग रही है इन सब मॉलिक्यूल्स पे, और इन सब मॉलिक्यूल पे यूनिफॉर्म फोर्स लग रही है, इसलिए इनको ये सरफेस टेंशन का पार्ट नहीं है। और हम अगर सरफेस टेंशन को देख रहे हैं इसलिए हम लोग सरफेस ऑफ लिक्विड को अज्यूम करते हैं इतना, क्योंकि ऐसे हमें कोई सरफेस की कोई जरूरत नहीं है, बट हमें सरफेस टेंशन को डिफाइन करना है, इसलिए हम लोग सरफेस डिफाइन करते हैं जहां तक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक्टिव होती है, और क्योंकि इन मॉलिक्यूल्स की वजह से ही सरफेस टेंशन बन रही है जितने इस 10⁻⁸ to 10⁻⁹ मीटर के बीच में लाई कर रहे हैं। इसके आगे जो मतलब मॉलिक्यूल्स जितना है,
वो इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा रहेगा तो सरफेस टेंशन भी ज्यादा होगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा नहीं, इंटरमोलिकुलर फोर्स का रेंज इतना होता है, इससे ज्यादा इसका रेंज नहीं होता। फोर्स ज्यादा हो या कम उससे फर्क नहीं पड़ता। ये हो सकता है कि यहाँ से यहाँ में फोर्स ज्यादा लग रही हो, बट इससे ज्यादा इसकी रेंज नहीं होती, इसके आगे वो इफेक्टिव नहीं होती। मतलब एक कांस्टेंट है और 10⁻⁹ वो हमेशा इक्वल रहेगा। हाँ, वो ऑलमोस्ट इसके आसपास ही रहेगा, मतलब इसके अंदर ही रहेगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। वो थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है बट हाँ। इस रेंज में ही लाई करता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है हर एक लिक्विड का सरफेस एग्जैक्टली एक वैल्यू के इक्वल हो, वो थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है बट इस रेंज में ही लाई करता है, 10⁻⁸ वो to आपने 10⁻⁻। एक लेयर क्यों बोला फिर, मतलब उससे क्या होगा? क्योंकि लेयर पे डिपेंड करेगा ना कि इतनी कि मॉलिक्यूल्स की तो बहुत सारी लेयर्स होंगी इसमें, 1 नैनोमीटर मान लो ये मान जाए। तो इस हमें बस देखना है कि कौन से मॉलिक्यूल्स अफेक्ट नहीं हो रहे हैं इस वाले से। ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये सिर्फ यहाँ वाले लेयर को अफेक्ट कर पा रहा है, ये वाला मॉलिक्यूल इसको अफेक्ट नहीं कर पा रहा, ये वाला मॉलिक्यूल को। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस मॉलिक्यूल को सब जगह से इक्वल फोर्स प्रोवाइड हो रही है, या ये वाला मॉलिक्यूल है इसको हर जगह से इक्वल फोर्स प्रोवाइड हो रही है, इसके नीचे और मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये हम बोल सकते हैं ये लिक्विड के अंदर है, ये सरफेस के नीचे है। हमें बस देखना है कि कहाँ मॉलिक्यूलर फोर्स का इम्बैलेंस आ रहा है जिसकी वजह से सरफेस टेंशन क्रिएट हो रहा है। इस पे ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इन पे कोई नेट डाउनवर्ड फोर्स नहीं लग रही, इन पे सब जगह पे इक्वल फोर्स लग रही है। ठीक है, बट ये वाला मॉलिक्यूल जो है इन पे नेट थोड़ी सी डाउनवर्ड फोर्स लग रही है क्योंकि ऊपर से इनफ फोर्स नहीं मिल पा रही इनको। ये इधर से फोर्स लग रही है, उधर से भी फोर्स लग रही है, क्योंकि ऊपर से इनफ फोर्स नहीं मिल रही इनको, इसलिए इनके ऊपर भी नेट डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, इसलिए ये मेरे सरफेस के अंदर लाई करते हैं। ठीक है, हाँ। तो हमेशा सिर्फ जो मॉलिक्यूल्स एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर हैं ये वाली लेयर नहीं होगी, बस जहां तक इंटरमोलिकुलर फोर्स एक्टिव रहती है या इफेक्टिव रहती है वहां तक हमारा सरफेस लाई करता है। कि इतने जितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे उनमें फोर्स का इम्बैलेंस रहेगा और नेट डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, और उसकी वजह से सरफेस टेंशन क्रिएट हो रहा है। तो हमें सरफेस डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, बट क्योंकि सरफेस टेंशन हम फोर्स पढ़ रहे हैं इसलिए हमें सरफेस डिफाइन करना होता है। तो इस स्पेसिफिक केस में हम लोग सरफेस को ऐसे डिफाइन करते हैं, सरफेस टेंशन डिफाइन करेंगे। ठीक है, किसी को नहीं समझ में आया मुझे कभी भी रोक सकते हो, जिसको समझ में नहीं आया सुनाई ना दिया हो, ठीक है ना। हाँ, रजनी कुछ बोल रही थी। समझ गया भैया, समझ गया, मैंने चलो तो ठीक। बी वाला ही लिखा था। सी आंसर था। नहीं, सी आंसर पता होना जरूरी नहीं है, बाकी सब आंसर गलत क्यों वो भी पता होना जरूरी। सेकंड क्वेश्चन है सरफेस टेंशन कैसे एक्ट करता है, ये कौन बताएगा? दीपक तुम ही बताओ। एक है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस एंड वर्टिकली अपवर्ड्स। बी ऑप्शन है परपेंडिकुलर, ये सिंबल होता है परपेंडिकुलर का, सरफेस एंड वर्टिकली डाउनवर्ड। सी है टेंजेंशियल टू द सरफेस, और डी क्या है ओनली एट द लिक्विड सॉलिड इंटरफेस। हाँ दीपक क्या होगा इसका? दीपक हाँ भैया, क्या आंसर होगा इसका? परपेंडिकुलर टू द सरफेस।
परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्यों? क्यों परपेंडिकुलर टू द सरफेस? क्यों? और किस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू द सरफेस? नीचे के डायरेक्शन में। क्यों? सरफेस टेंशन ऐसे क्यों एक्ट करता है? फोर्स और लेंथ की वजह से। किसकी वजह से? क्या बोला? सुनाई नहीं दिया। किसकी वजह से एक्ट करेगा? यार नीचे से फोर्स पड़ रहा है ना। नीचे से फोर्स पड़ रहा है। तो अभी हमने वो डिस्कस किया था कि ऊपर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन पे एक नेट नीचे के डायरेक्शन में फोर्स पड़ रहा है, बट ये कौन सी फोर्स पड़ रही है? इस फोर्स को क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ये। हाँ। बट मैंने पूछा सरफेस टेंशन कहाँ एक्ट करती है? ये तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। जैसे हमने डिस्कस किया था, जब भी ये सरफेस होता है, अभी सरफेस टेंशन और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में डिस्टिंक्शन ये समझना जरूरी है कि नेट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नीचे के डायरेक्शन में लग रही है, ये सही है। ये जो नेट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रही है ये नीचे के डायरेक्शन में लग रही है मॉलिक्यूल्स पे, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स पे। बट जो सरफेस टेंशन को हम लोग एक नेट फोर्स जो समझते हैं हम लोग सरफेस के ऊपर जो लग रही है, अब हम मॉलिक्यूल्स को नहीं देख रहे हैं, हम लोग अब लिक्विड के, इसको समझ सकते हो मैक्रो लेवल पे या बड़े लेवल पे देख रहे हैं कि पूरे लिक्विड के सरफेस पे कहाँ फोर्स लग रही है। तो लिक्विड के सरफेस हमेशा क्या होने की कोशिश करता है जब सरफेस टेंशन लगती है? तो सरफेस पे क्या फर्क पड़ता है अगर सरफेस टेंशन लगती है तो? हाँ दीपक? सरफेस एरिया कम होने की कोशिश कम करता होने है। की कोशिश करता है। सरफेस एरिया कम होने की कोशिश करता है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर ये इतना सरफेस एरिया है तो वो उसका सरफेस एरिया कम होने की कोशिश कर रहा है ना? तो बेसिकली एक शियर स्ट्रेस जैसा लगा रहा है कि उसके प्लेन के टेंजेंशियल उस पर फोर्स लग रही है कि उसका सरफेस एरिया कम हो जाए। इसको हमेशा जब भी सरफेस टेंशन के बारे में सोचते हो ना, एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह, कोई ड्रम पे या कोई तुमने रबर की शीट लगा दी हो किसी कोई भी ऑब्जेक्ट पे, खींच के लगा दी, या तबला तबला देखा हो तो तबले में भी क्या होता है, एक बहुत ही स्ट्रेच सी एक मेम्ब्रेन लगी होती है रबर की या किसी भी चीज की, और किसी एक चीज पे फिक्स कर देते हैं उसको, और इतनी स्ट्रेच होती है वो हमेशा अंदर की तरफ खींचना चाह रही है, इतनी खींची होती है कि हमेशा अगर उसको मैं हटा दूंगा कि उसकी जहां से जॉइंट है तो वो अंदर की तरफ खींच जाएगी। तो सरफेस टेंशन हमेशा ऐसे ही है, अंदर की तरफ लगती है और टेंजेंशियली लगती है, ये वर्टिकली नहीं लगती। सरफेस टेंशन हमेशा उसका सरफेस एरिया कम करने की कोशिश कर रही होती है सरफेस टेंशन, तो हमेशा टेंजेंशियल टू द सरफेस लगती है सरफेस टेंशन। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो डाउनवर्ड लगती है, बट सरफेस टेंशन हमेशा टेंजेंशियल लगती है सरफेस। ठीक है, थोड़ा पिक्चर समझ में आ रही है? हाँ। जब भी सोचो वो तबला को सोचना, जब भी सरफेस टेंशन के बारे में सोचो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? ये कौन करेगा अब? रजनी तुम ही कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आइस क्यूब है, उसको मैंने सस्पेंड करा है वैक्यूम में और ग्रेविटी फी, ग्रेविटी फ्री हॉल। अब एज द आइस मेल्ट्स क्या होगा? ए, it will retain its shape. B था, it will change its shape to spherical. C था, will fall down to the floor.
और डी था विल फ्लाई अप। रजनी क्या लगता है आंसर? हाँ रजनी, तुमसे पूछ रहा हूँ, अनम्यूट होना पड़ेगा। रजनी सुनाई दे रहा है? लगता है उसको सुनाई नहीं दे रहा। श्रद्धा तुम ही कर रहे हो? भाई मैंने तो लिखा इट विल रिटेन इट्स शेप। विल रिटेन इट्स क्यूबिकल शेप, ठीक है, ये आंसर लगता है तुम्हें? चलो बाकी सारे सारे ऑप्शंस देखते हैं। मैं हाँ मुझे यही लगा। ई वाला अच्छा, ऑप्शन कौन सा ऑप्शन? ओके तो स्पेरिकल। दीपक कौन सा आंसर है? बी वाला। बी वाला, क्यों? श्रद्धा बोल रही है ए, भैया तुम बोल रहे हो बी, क्यों? चलो तुम बताओ बी क्यों है? मतलब मैंने लिखा ए, मैं बोल रही हूँ भैया। हाँ उससे क्या, उससे फर्क नहीं पड़ा। तुम्हें अब लगता क्या आंसर, वो पूछ रहा हूँ। अभी क्या लग रहा है? एग्जाम से अभी कुछ चेंज हो गया होगा, दिमाग कुछ और समझ में आ गया होगा। अभी क्या लगता है आंसर? हाँ दीपक तुम बोलो कि बी क्यों है आंसर तुम्हारे लिए? भैया वैक्यूम में कहीं से फोर्स थोड़ी ना लग रहा रहता है। कोई फोर्स नहीं लग रहा होता तो स्फेरिकल क्यों हो जाएगा? अपना जो शोध था वो वही शेप रहेगा। नहीं भैया, वो तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से वो अपना उसके ऊपर सरफेस एरिया कम हो जाएगा सरफेस और एरिया अपना कम करने की कोशिश करेगा। तब जाके वो स्फेरिकल हो जाएगा। तो क्या है, वैक्यूम में कोई आउटर, कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रही, लेकिन उसका सरफेस की फोर्स हमेशा लग रही है। सरफेस टेंशन तो उसकी खुद की प्रॉपर्टी है। और यहाँ पे सरफेस और वैक्यूम के बीच में एक सरफेस बन रहा है, लिक्विड और वैक्यूम के बीच में। वहां पे एयर नहीं है, पर तब भी एक सरफेस तो बन रहा है, लिक्विड है और वहां पे उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो उस सरफेस पे एक सरफेस टेंशन तो लगेगी, क्योंकि ऊपर से कोई फोर्स नहीं है। तो वो अपना शेप, अपना सरफेस एरिया कम करने की कोशिश करेगा और स्फेरिकल में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा अपना। अगर उस पर कोई सरफेस टेंशन नहीं लग रही हो तो क्या होता? समझ लो कोई सरफेस टेंशन नहीं होती उसमें, लिक्विड में, वैसे का वैसे ही रहता। वैसे का वैसे ही रहता है। वो अपना शेप को कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि उसमें कोई फोर्स नहीं लग रही। बट क्योंकि सरफेस टेंशन की फोर्स लगती है उसमें, इंडिपेंडेंट ऑफ कोई बाहर की फोर्स के, तो इसलिए वो अपना हाँ सरफेस एरिया कम करके स्फेरिकल शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट चीज थी ये थी, एक तो वैक्यूम में और ग्रेविटी फ्री हॉल में, तो ग्रेविटी नहीं लगती वहाँ, तो वो नीचे नहीं जाएगा। किसी ने ये भी लिखा है कि फ्लोर पे गिर जाएगा, तो वो ग्रेविटी है नहीं उस इन्वायरमेंट में, इसलिए स्पेशली ये लिखा। वरना तो फ्लोर पे गिर ही जाएगा अगर ग्रेविटी होती तो। ठीक है। मैंने भी ये लिखा था यही सोच के कि वैक्यूम में कोई तो फोर्स लगेगा नहीं तो वो शेप नहीं चेंज होगा। तो बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही, बट अंदर की फोर्स तो लग रही है। उसके खुद की इंटरमोलिकुलर फोर्स तो लगेगी, बाहर से उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी, इसलिए स्फेरिकल, एकदम स्फेरिकल शेप बनेगा। अगर एयर होती तो हो सकता है उससे थोड़ा डिफरेंस हो सकता था, बट एकदम ही प्योर वैक्यूम है तो इसलिए स्फेरिकल शेप बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक स्टील ब्लेड है, वो जब मैं जेंटली प्लेस करता हूँ तो फ्लोट करता है वाटर पे, बट जब मैं उसको पानी के अंदर रखता हूँ तो वो डूब जाता है। ये कभी घर पे देखा है? हाँ देखा है भैया। ऐसा पानी के ऊपर रख सकती हो ब्लेड हाँ को? भैया किया है। किया? क्यों होता है ऐसा? कभी कभी फ्लोट करता है, कभी कभी डूब जाता है। हाँ तो क्यों होता है ऐसा? ऐसा होता क्यों है? भैया क्योंकि जो मतलब
ब्लेड रहता है ना, उसका बहुत हम्म। पतला वो रहता है, तो फिर वाटर का सरफेस टेंशन ज्यादा रहता है, इसलिए फ्लोट करता है। सरफेस टेंशन क्या करता है, उसको वेट को सपोर्ट कर लेता है, और डिपेंड करेगा उसकी लेंथ पे। तो उसकी जितनी भी फोर्स होती है वो डिपेंड करेगी सरफेस टेंशन इनटू जितनी उसकी लेंथ है। तो अगर इनफ लेंथ रहेगी तो वो उसके वेट को सपोर्ट कर पाएगा। जो उसका टोटल वेट है उससे अगर ज्यादा हो गई, इसका जो हमारी सरफेस टेंशन फोर्स है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन अगर उसके वेट से ज्यादा है तो वो फ्लोट कर जाएगा। इसलिए स्टील ब्लेड जो होती है वो पतली होती है, इसलिए उसका वेट कम होता है, और वो लंबी होती है थोड़ी, तो इसलिए 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 उसकी लेंथ, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ ज्यादा हो जाता है उसके वेट से। इसलिए जितनी तो भैया अगर जब छोटी हम सी, उसको अंदर डालते हैं तो वो ऊपर क्यों नहीं आता फ्लोट होके? क्यों नहीं आता ये अगर कौन ब्लेड बताएगा? को हम लोग वाटर के अंदर डाल देते तो ऊपर नहीं आता फ्लोट? हाँ, ऊपर नहीं आता, ज्योति एकदम सही बोल रहा है। इसका आंसर कौन देगा कि ऊपर क्यों नहीं आता? डेंसिटी के वजह से। डेंसिटी की वजह से। क्या होता है डेंसिटी की वजह से? पानी डेंसिटी का की वाटर की वजह डेंसिटी हाँ, ज्यादा होती है। पानी का डेंसिटी कम रहता है, ब्लेड का पानी का ब्लेड की डेंसिटी ज्यादा है स्टील पानी जो का होता है ज्यादा उसकी होगा ना? और ब्लेड का ज्यादा। पानी की ज्यादा होती है डेंसिटी ज्योति? अगर मैं अगर नहीं, मैं कम है। स्टील अगर मैं कोई स्टील की कुछ भी डाल दूं, अगर छोटा सा ब्लॉक डाल दूं स्टील का या वायर डाल दूं, तो वो पानी में डूबता नहीं है? डूब जाएगा। डूब जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टील की डेंसिटी पानी से बहुत ज्यादा होती है, प्लास्टिक की कम होती है पानी से, वो फ्लोट ब्लेड करेगा। की बट स्टील, वाटर मतलब ब्लेड और वाटर में देखे तो फिर वाटर का ज्यादा होना चाहिए ना? डेंसिटी स्टील के देखते हैं हम लोग, वेट नहीं देख रहे हैं, डेंसिटी देख रहे हैं। डेंसिटी अगर मैं स्टील का ब्लेड लूं, स्टील का नीडल लूं, या स्टील का बड़ा सा ब्लॉक ले लूं, स्टील की हाँ, डेंसिटी मैं वही नीडल रहेगी। बोलने वाली थी। नीडल, अगर नीडल को ऐसे ऊपर डालेंगे तो फ्लोट करेगा, वो अंदर नहीं जाएगा? चला जाएगा। अगर उसको अंदर डालोगे, उसको दबाओगे तो नीचे डूब जाएगा, लेकिन अगर ऊपर रखोगे तो वो फ्लोट कर जाएगा। तो वो फ्लोट कर रहा है, वो डेंसिटी की वजह से फ्लोट नहीं कर रहा है, वो सरफेस टेंशन की वजह से फ्लोट कर रहा है। लेकिन अगर पानी के अंदर रखोगे तो क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है तो वो डूब जाएगा। पानी के अंदर सिर्फ डेंसिटी मैटर करती है, बट क्योंकि सरफेस पे एक्स्ट्रा फोर्स लग रही है, सरफेस टेंशन की फोर्स भी लग रही है, इसलिए वो फ्लोट करता है। पानी के अंदर कोई ऑब्जेक्ट रहेगी तो बस उसके डेंसिटी पे डिपेंड करता है। अगर प्लास्टिक होगा पानी के अंदर तो वो फ्लोट कर ऊपर आ जाएगा। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, स्टील हो या फिर कोई भी मेटल हो, बहुत सारे मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी ज्यादा ही होती है वाटर से, तो सब डूब जाएंगे। ठीक है? तो पानी के अंदर सिर्फ डेंसिटी मैटर करती है और सरफेस पे सरफेस टेंशन ज्यादा मैटर। इसलिए छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, वो पानी के अंदर जाएंगे तो डूब जाएंगे, लेकिन सरफेस पे क्या होता है, वो वीडियो फ्लोट भेजा था, हाँ, करते हैं। फ्लोट फ्लोट करते हैं। करते सरफेस पे। इसलिए होता है, उनकी डेंसिटी ज्यादा नहीं होती, उनकी डेंसिटी कम नहीं होती है वाटर से, उनकी डेंसिटी ज्यादा ही होती है, बट सरफेस टेंशन की वजह से वाटर फ्लोट का करते हैं। सरफेस टेंशन ज्यादा होता है। उनके वेट से। अब ये वाला थोड़ा सा, फिफ्थ क्वेश्चन, ये कौन करेगा? सॉरी। अगर एक मॉस्किटो है, उसको मैंने डिप कर दिया पानी में, तो वो उड़ नहीं पाता, ऐसा क्यों होता है? भैया अभी तो आपने जो इंसेक्ट वाला बोला, सेम वही ना? सेम वही नहीं, तुम बताओ फिर से, तुम मुझे बताओ अपने वर्ड्स में। फिर से भैया आप एक, अच्छा ये क्वेश्चन दिखाइए ना, अच्छा बताती हूँ। अगर उसको पानी में डिप करके निकाल लिया मैंने, उसको ऐसा पानी में रखा नहीं हुआ है, अच्छा, मैंने उसको पानी में डुबोया, फिर उसको ऊपर ले आया मैं हवा में, अब लेकिन वो फ्लाई नहीं कर पा रहा जब तक वो ड्राई नहीं होता, ऐसा क्यों?
उसके विंग्स की वजह से क्या होता है विंग्स? विंग से तो उड़ते हैं ना। चिपक जाता है पानी से। पानी से चिपक जाता है तो क्या होता है? और ऐसा क्यों होता है? क्यों चिपक जाता है? एक तो पानी से अधेसिव फोर्स की वजह से। एब्रेसिव फोर्स की वजह से चिपक जाता है। तो क्या होता है जब अगर समझ लो ये मच्छर है मेरा, मच्छर की ड्राइंग कैसे बनाऊं मुझे नहीं आती। समझ लो ये मच्छर के विंग्स हैं, ठीक है। अच्छा सॉरी, कोई बना रहा है क्या? हाँ बनाओ बनाओ, सॉरी। बनाओ बनाओ ज्योति, तुम बना रही हो। मैं नहीं थी। बढ़िया। तो इसके जो दो विंग्स हैं, इसका क्या होता है? और उन पे पानी लग जाता है क्योंकि पानी एब्रेसिव फोर्स ज्यादा होती है। भैया एडहेसिव फोर्स मतलब वही मतलब डिफरेंट फोर्सेस रहेंगे ना, तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, मतलब पानी और विंग के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो पानी की एब्रेसिव फोर्स बहुत ज्यादा होती है उसके कोहेसिव फोर्स से। तो क्या होता है ये, एक तो उस पर भारी हो जाता है, उस पर वेट आ जाता है, और क्या होता है ये एक दूसरे से चिपक भी जाते हैं पानी की वजह से। पानी के बीच में आ जाता है और उनको चिपका देता है। तो जब तक वो ड्राई नहीं होता, जैसे नॉर्मली कभी देखोगे, कभी टी शर्ट भी पहनते हो तो पसीना आता है तो क्या हो जाता है, बॉडी से चिपक जाती है ना। उसमें क्या हो रहा है कि एडहेसिव फोर्स की वजह से पानी तुम्हारी टी शर्ट से चिपक रहा है, और कोहेसिव फोर्स की वजह से पानी अपने आप से भी चिपक रहा है। तो वो दो चीजों को चिपका देता है इन फोर्सेस की वजह से, इसलिए वो चिपक जाता है। जब तक वो चिपका रहेगा वो पंख अपने फैला नहीं पाएगा। ये एक दूसरे चिपक जाएंगे तो ये उड़ नहीं पाएगा, इसके पंख फैला भी नहीं पाएंगे, और वेट भी हो जाता है। और जितना पानी आ रहा है उसकी वजह से एक्स्ट्रा वेट भी आ जा रहा है क्योंकि इतना पानी चिपक रहा है। तो इसलिए जब तक वो ड्राई नहीं होगा तब तक वो उड़ नहीं पाएगा। भैया इसलिए कई बार फिर फिर नायलॉन क्लोथ में क्या होता है? अभी वो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, देखते हैं। ये समझ में आ गया? हाँ। तो दोनों फोर्सेस चीजें हैं, एक तो उनके विंग्स चिपक जाते हैं और पानी का वेट भी आ जाता है। तो कई बार अगर पानी में अगर उसको मैं कोई ड्रॉपलेट डाल दूं और वो पूरा का पूरा पानी के अंदर फंस जाए, तो वो सरफेस टेंशन की वजह से उसको तोड़ भी नहीं पाता, तो पानी के अंदर ही फंस जाते हैं कभी कभी, पूरे ड्रॉपलेट के अंदर। तो इसलिए कभी कभी चींटियां भी होती हैं, अगर पानी डाल दो तो वो पानी में अगर फ्लोट नहीं कर पाए तो अंदर फंस जाएंगे उस ड्रॉपलेट में, तो उससे भी मर सकती है, सफोकेशन से भी मर सकते हैं छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं, चींटियां या मच्छर। अब देखते हैं 6th क्वेश्चन। इसमें क्या है, जब some wax is rubbed on a cloth, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था ना, लास्ट क्लास में, कि वाटर प्रूफिंग कैसे करते हैं। ये लगता है क्लियर नहीं हुआ सबको, किसी को क्लियर हुआ ये? नहीं भैया, मेरा आंसर तो कुछ इनकम्प्लीट जैसा है। अच्छा कौन सा चलो वाला ठीक, भैया? मच्छर वाला? नहीं ये वाला क्वेश्चन। मैक्स वाला? वाटर प्रूफिंग कैसे करते हैं? मैंने तो बस कोहेसिव और अधेसिव का लिखा है। मैंने भी वही लिखा है, इनकम्प्लीट है। चलो इसको फिर से देखते हैं एक बार। अब मेरा कोई ये कपड़ा है, ठीक है, ये कपड़े के धागे एक दूसरे से मिसमैच रहते हैं ऐसा, है ना। ये बहुत ही छोटे लेवल पे, समझ में आ रहा है ना, ये कपड़े के धागे हैं, बहुत छोटे लेवल पे देख रहा हूँ, बहुत जूम्ड इन वर्जन। तो जब पानी गिरता है इसके ऊपर तो क्या होता है, तो पानी जब इससे गिरता है तो इस पे चिपक जाता है, और क्या होता है, ऐसा फैल जाता है इस पे, है ना।
अगर इसमें पानी गिर रहा है इससे आएगा और चिपक जाएगा, कैसा शेप बनाएगा, ऐसा शेप बनाता है ना पानी। हाँ वाटर का हमने शेप देखा था ना, एंगल ऑफ कांटेक्ट। ऐसा जब होता है जिससे जितना वेट करेगा उतना, फिर अब वो पूरा का पूरा वेट कर दिया तो अब ज्यादा अगर हो गया समझ लो, और पानी गिरा इस पे तो और पानी बढ़ेगा, तो अगर इसका वेट ज्यादा हो गया तो ये कपड़े के नीचे चला जाएगा। तो क्योंकि पानी इसको वेट कर पा रहा है इसलिए ये, अगर ज्यादा पानी आएगा तो इसके नीचे चला जाएगा, ये कपड़े के अंदर चला जाता है जब ज्यादा पानी हो जाता है। ये नॉर्मल केस में होता है, जैसे तुम्हारी कोई भी कॉटन की टी शर्ट हो या कुछ भी हो, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस पे समझ लो इस धागे पे मैंने वैक्सिंग कर दी, इन धागों पे। और किसी ने लिखा है कि इस वैक्सिंग करने से इसके होल्स भर जाते हैं। मैंने शायद पिछली बार डायग्राम ऐसा बनाया था, उससे लग रहा होगा, बट वैसा नहीं है। समझ लो मैंने इस पे वैक्स कर दिया ये वाला पार्ट। तो अभी भी देखो कि जगह बहुत है पानी के जाने की, पानी जा सकता है। या नॉर्मली तो कपड़ा भी ऐसा होता है कि ये वाला जो अगर इतना टाइटली बाउंड होता है कि पानी का जाना वैसे भी थोड़ा मुश्किल ही होता है। ये एक्चुअल जो होल है ये बहुत छोटे होल्स हैं। अब क्या होता है जब पानी आता है इसके ऊपर गिरता है, धागों पे गिरता है, तो अब कैसा शेप बनाएगा, ये शेप बनाएगा कुछ ऐसा ऐसा। अब ये इसको वेट नहीं कर रहा है, ऐसा शेप बनाया। 107 डिग्रीज देखा था ना हमने एंगल, हाँ भैया आप तो ऐसा शेप बना रहा है। तो इस पे क्या करेगा, ये बेसिकली ऑलमोस्ट फ्लोट करेगा, ये इससे चिपक नहीं पाएगा वैक्स से, ऐसे ड्रॉपलेट्स बनाएगा इसके ऊपर। तो क्योंकि इसको ये चिपक नहीं पा रहा है, इससे वेट भी नहीं कर पा रहा, तो क्या करेगा, इसके आर पार भी नहीं जा पाएगा। और नॉर्मली ये जो होल्स होते हैं ये काफी छोटे होते हैं। नॉर्मली मैंने यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट बहुत छोटा बनाया, बट समझ लो वाटर ड्रॉपलेट इतना बड़ा होता है, और ये इसके होल्स हैं, ठीक है। तो जब ये नॉर्मल इस पे गिरता है, समझ लो इस ब्लैक जहाँ पे वैक्सिंग नहीं की है मैंने, तो क्योंकि ये इस पे चिपक के वेट कर जाता है इसलिए ये नीचे गिर जाता है। बट जब ये ड्रॉपलेट यहाँ पे गिरेगा, इतना बड़ा ड्रॉपलेट इसके ऊपर गिरेगा, तो क्या करेगा ये कुछ ऐसा सा शेप चिपकेगा बनाएगा, इसमें। ऐसा शेप बनाएगा, ठीक है। तो वाटर ड्रॉपलेट्स काफी बड़े होते हैं कंपेयर टू हमारे कपड़े के रेशियो। अभी कपड़े को अगर देखोगे तो दिखेगा तुम्हें ध्यान से, वाटर का पानी के ड्रॉप्स जो होते हैं वो काफी बड़े होते हैं। तो जब ये इस पे गिरते हैं तो ये फ्लोट कर जाता है, तो इसलिए ये फ्लोट कर रहा है, इसलिए ये मटेरियल पे एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाता। तो पहले जब तक एब्जॉर्ब नहीं होगा तब तक उसके पार नहीं जा पाएगा, इसके होल्स के बीच में से नहीं जा रहा है पानी। पहले भी यहाँ पे भी जब वो पानी का ड्रॉपलेट गिर रहा है तो इसके होल्स के बीच से नहीं जा रहा है, वो उसमें ये जो मटेरियल है इसमें एब्जॉर्ब हो जा रहा है और फिर उसके नीचे जा रहा है। और ऐसे ही वैक्सिंग, जब वैक्सिंग कर दे रहे हैं बस वो उससे चिपक नहीं पा रहा, इसलिए हम उसको वेटिंग बोलते हैं, कि जो चिपक पाता है पानी किसी चीज से तो उसको वेट कर देता है, बट अगर नहीं चिपक पाता तो उसको नॉन वेटिंग बोलते हैं। इससे क्या बोलता है, वो वाटर प्रूफ बन जाता है। हम लोग बस उसकी सरफेस टेंशन को बढ़ा दे रहे, सरफेस टेंशन बिटवीन वाटर एंड वैक्स। पहले सिर्फ कपड़ा था तो उनकी सरफेस टेंशन बहुत कम थी, बट वाटर और वैक्स के बीच में सरफेस टेंशन काफी हाई होती है, तो सरफेस टेंशन बढ़ा के हम लोग वाटर प्रूफ बना रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है कॉन्सेप्ट वाटर प्रूफिंग का। नहीं क्लियर हुआ? समझा फिर भैया? से एक बार थोड़ा सा बोलो। थोड़ा सा। तो क्या हो एक रहा बार है वापस बताओगे? तो ये मेरा मेरे को नहीं समझा। ये समझ लो मेरा, और समझा देता हूँ थोड़ा सा इसको छोटा बना के। ये समझ लो मेरा कपड़े के रेशे, ठीक है।
बहुत क्लोज होते हैं नॉर्मली, तुम्हारी कोई भी टी शर्ट हो या कुछ अगर भी हम हो। कपड़ा वॉश कर रहे हैं तो वो कपड़ा पानी ऑब्जर्व करता है ना, तो हाँ उसमें जॉब करता है। तो फिर वो ड्रॉप्स उसके अंदर जा रहे हैं ना। हाँ बट तो कौन से कपड़ा वॉश? तो जो वाटर प्रूफिंग के लिए क्लोथ रहता है वो अलग क्लोथ रहता है कि सब क्लोथ में वो कर सकते हैं? चलो मैं इन दोनों को फिर से समझाता हूँ। ये मेरा वैक्स्ड क्लॉथ के रेशियो समझ लो। ये मेरा साइड में वाटर प्रूफिंग मटेरियल है और इधर मेरा नॉर्मल क्लॉथ है। कॉटन क्लोथ में नॉर्मल में नहीं होता, मतलब ऑब्जर्व करता है, और नायलॉन अगर रहेगा तो उसमें ऑब्जर्व नहीं करेगा, वो वाटर प्रूफिंग रहता है, ऐसा कुछ होता है। हाँ नायलॉन थोड़ा सा ज्यादा, उसका भी सरफेस ज्यादा होता है, तो इसलिए नायलॉन में भी प्रेफर करते हैं फॉर वाटर प्रूफिंग, बट उससे वाटर प्रूफिंग नहीं हो पाती पूरी। मतलब वाटर, उसको बोल सकते हैं कि वाटर से थोड़ा सा उसको हाइड्रोफोबिक मटेरियल बोल सकते हैं, या फिर उसकी सरफेस टेंशन थोड़ी ज्यादा होती है, बट वाटर प्रूफ नहीं बना देता नायलॉन से पूरा का पूरा। उसमें तब भी मतलब पानी उसमें जा भी सकता है पानी थोड़ा, ऑब्जर्व होता है। पानी थोड़ा बहुत तब भी ऑब्जर्व हो सकता है नायलॉन में, जरूरी नहीं कि वो पूरा का पूरा पानी रिपेल करे। इवन रेनकोट में अगर तुम देखोगे, अपना जो रेनकोट पहनते हो, कभी कभी ऐसा लगेगा कि वो अंदर से गीला हो रहा है थोड़ा, तेज बारिश में। हाँ। तो वो क्या होता है, जब इसमें पानी गिर रहा है, समझ लो बड़े बड़े ड्रॉप्स गिर रहे हैं इसके ऊपर, तो वो जब इस पे गिरता है तो वो इस रेशे पे एक बड़ा सा ऐसा शेप बना लेता है, पूरा चिपक जाता है, इससे वेट हो जाता है, और उसको बाद वेट करने के बाद फिर वो नीचे जा सकता है, इसके आर पार जा सकता है, पूरा गीला हो गया। इसमें क्या होता है, जब ये पानी गिर रहा है, बड़े बड़े ड्रॉप्स गिर रहे हैं, तब क्या होता है, ये जब इसके ऊपर आता है तो ये ऐसे ही शेप बनाता है, तो ये इसके ऊपर एक तरह से फ्लोट कर रहा होता है पानी। अगर मैं इसको फ्लैट रख दूं तो ये इसके ऊपर फ्लोट कर रहा है, ये इससे चिपक नहीं रहा। ये कौन सा समझ में आ रहा है? जैसे मर्क्यूरी को तुमने देखा होगा अगर मेटल के ऊपर, तो क्या करता है, वो फ्लोट करता रहता है, वो उसे फ्लोट चिपकता करता नहीं है। है। पानी को अगर ऐसे मेटल के ऊपर रखोगे तो क्या होगा, वो चिपक जाता है। कई बार उसको पानी को उलट भी दोगे तब भी उस पर चिपका रहता है। क्यों? क्योंकि अधीसिव फोर्सेस बहुत ज्यादा होती हैं, बट पानी और वैक्स के बीच में अधीसिव फोर्स बहुत कम होती है, इसकी कोहेसिव फोर्स ज्यादा हो जाती है, तो इसलिए वो वैक्स से चिपक नहीं पाता पानी, उस पर फ्लोट करता रहता है। कभी तुम वैक्स लोगे, कैंडल लो अगर, तो हमेशा, या ऑयल लो, ऑयल के ऊपर पानी फ्लोट करता रहता है ना, या पानी के ऊपर ऑयल फ्लोट करता है, तो कोई भी ऑयली सब्सटेंस होती है नॉर्मली, तो पानी उसके ऊपर फ्लोट करता रहता वैक्स पे है। सॉलिड वाटर रेजिस्टेंस होता है। क्या? वाटर रेजिस्टेंस। वाटर रेजिस्टेंट बोल सकते, वाटर रेजिस्टेंट एक्चुअली डिफरेंट टर्म है, तो वाटर रेजिस्टेंट टर्म यूज मत करो। वाटर रेजिस्टेंट का मतलब वो अलग अलग मटेरियल्स का वो टेक्निकल टर्म्स हो जाते हैं, तो वो वाले टर्म्स यूज नहीं करेंगे हम लोग, बस इसमें ये डिफाइन कर रहे हैं कि वाटर प्रूफिंग कैसे करते हैं। बट ये इसलिए बना रहा है कि ये जब ये वैक्स के ऊपर गिरता है तो ये एक तरह से फ्लोट कर रहा होता है, उसको वेट नहीं कर पाता। जब तक वेट नहीं करेगा तब तक ये इसके आर पार जा नहीं पाएगा। अगर उस पर फ्लोट ही करता रहेगा तो उसके आर पार जा नहीं पाएगा। ये बस इसलिए आर पार जा पाता है क्योंकि ये इससे चिपक जाता है, और फिर उसके नीचे जा सकता है, इसके ऊपर जितना बढ़ता जाएगा उसके ऊपर उसके नीचे जा सकता है। ठीक है, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? और तो ऐसा नहीं है कि इसके बीच में होल्स को भर देता है, ये होल्स को भरने की वजह से नहीं हो रहा, होल्स तो वैसे ही छोटे होते हैं। भैया मतलब ऐसा बोल, हाँ बोलो। हेलो हेलो। वाटर और क्लॉथ का एडहेसिव फोर्स ज्यादा है। हाँ हाँ, वाटर और क्लॉथ का एडहेसिव फोर्स ज्यादा है हेलो, कंपेयर टू उसका कोहेसिव फोर्स। आवाज नहीं आ सुनाई रहा दे रहा भैया? है? अच्छा, वाटर का कपड़े के साथ एडहेसिव फोर्स ज्यादा है, हाँ, सही बोला और मैंने। वैक्स और वाटर का, हाँ सुनाई दे रहा है, वैक्स, हाँ, हाँ और बोल। वैक्स और वाटर का कम है, इसलिए वो नीचे गिर जाता है। यही बस इतना कॉन्सेप्ट है ना। इतना ही कॉन्सेप्ट है।
कि उसकी वजह से, क्योंकि बस adhesive right. फोर्स कम होता है वाटर और वैक्स के बीच में, इसलिए उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होता है, 107 डिग्री होता है, कुछ लोगों ने लिखा भी है। तो उसकी वजह से वो उस पे वेट नहीं करता, उसे चिपकता नहीं, एक तरह से फ्लोट करता रहता है उसके ऊपर। इसलिए जब तक वो वेट नहीं करेगा तब तक उसके आर पार नहीं जा पाएगा उसके, क्योंकि होल्स इतने बड़े नहीं होते। एक तो तरीका ये भी है कि होल्स और छोटे कर सकते हो, बट तब भी अगर ये वैक्स नहीं है तो तब भी अगर उसे चिपक जाएगा तो होल्स पे मैटर नहीं करेगा। अगर उससे चिपक गया तो उसके आर पार जा सकता है वो, ठीक है। बट क्योंकि वैक्स अगर और उसका सफिशिएंट छोटे होल्स हैं और वैक्स है तो वो उसके थ्रू नहीं जा पाएगा पानी, सरफेस टेंशन की वजह से, ठीक है। तो सब कुछ ये जो हो रहा है हम लोग सिर्फ सरफेस टेंशन के बेसिस पे ही डिफाइन करें। तो इसमें सारे जो क्वेश्चंस हैं ये सारे हम लोग सरफेस टेंशन के बेसिस पे ही ये सब इसके एप्लीकेशंस देख रहे हैं कि कैसे हम लोग इस फोर्स को यूज कर सकते हैं और इसकी वजह से क्या क्या फिनोमिनन होते हैं हमारी लाइफ में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें व्हाई डू मॉलिक्यूल्स lying in the surface possess extra energy? क्यों करते हैं रजनी? रजनी भैया सुनाई दे? क्योंकि ना वो जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लोग ना नीचे मतलब सरफेस में ना रह के लिक्विड के अंदर आने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मतलब कोई भी सिस्टम पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है ना, हाँ, इसलिए। अंदर आने की कोशिश तो एनर्जी आती कहाँ से? पोटेंशियल एनर्जी आई कहाँ से? वो जो मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा है वो पोटेंशियल एनर्जी आई कहाँ से? और कोई ट्राई करना चाहेगा? ये मैंने अच्छे से वीडियो में दिखाया था, एक बार फिर से समझा देता हूँ क्या होता है। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ऊपर तो वाली भैया लेयर पे, सरफेस के मॉलिक्यूल, हाँ बोलो, बोलते जाओ बोलते जाओ। तो उस जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स है उन लोग एक्स्ट्रा, उनका नेट फोर्स डाउन रहता है ना, नेट फोर्स नेट फोर्स डाउन रहता है, ठीक है। इंटर मॉलिक्यूलर जो फोर्स होते हैं तो नीचे के डायरेक्शन में रहते हैं, तो वही एनर्जी फोर्स होती है, इसका मतलब एनर्जी कहाँ से आ जाएगी? अगर तुम पे कोई फोर्स लगा रहा है इसका मतलब तुम्हारे तो अंदर एनर्जी आ जाती है। मतलब भैया वही कैंसिल करने के लिए कोई फोर्स ही नहीं है, तो एनर्जी कहाँ से क्रिएट हो? क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इन पे हमेशा नीचे की तरफ डायरेक्शन में फोर्स लग रही होती है। तो इस फोर्स की वजह से वो क्या होता है, ये मॉलिक्यूल्स नीचे भी जाते हैं। ये नीचे मॉलिक्यूल्स जाते हैं, ऐसा नहीं है कि ये ऊपर ही रहते हैं। ये मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे नीचे जाते हैं। बट अब क्या होता है, यहाँ पे जो पहले से मॉलिक्यूल्स थे, अब मैं क्या बोल सकता हूँ, ये वाला मॉलिक्यूल नीचे, मॉलिक्यूल्स नीचे जाते हैं, ऊपर के मॉलिक्यूल्स नीचे जाते हैं। तो ऊपर का सरफेस कम हो जाएगा फिर ना। हाँ, तो क्या होगा, यहाँ की डेंसिटी कम हो गई तो यहाँ का सरफेस कम हो गया। बट हम लोग डेंसिटी तो ऊपर की कम कर नहीं सकते, डेंसिटी तो यूनिफॉर्म रहती है। क्योंकि अगर नीचे की डेंसिटी बढ़ गई, यहाँ की जो पहले की डेंसिटी थी वो बढ़ गई, पहले से जो मॉलिक्यूल्स थे उनकी डेंसिटी बढ़ गई, ऊपर की डेंसिटी कम है, तो यहाँ से अब नीचे के मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे। अब ये वाले मॉलिक्यूल्स हैं, ये भरने यहाँ पे ऊपर जाएंगे, है ना। ये ऊपर के मॉलिक्यूल्स, नीचे आएंगे तो जो गैप रहेगा वो भरेगा नहीं, मतलब वो सरफेस कम नहीं हो जाएगा, वो गैप वैसे ही रहेगा। सरफेस कम तो होगा लेकिन उसकी डेंसिटी भी कम हो जाएगी ना, एकदम एक एक पॉइंट पे।
तो ऐसा होगा तो कि मैं- नीचे की डेंसिटी, अब इस यहाँ की डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी और यहाँ की डेंसिटी बहुत कम हो जाएगी। तो तो नीचे के डेंसिटी जो तो मॉलिक्यूल्स ऑलमोस्ट है ऊपर जाएंगे तो फिर ऊपर का भी सरफेस, फिर ऊपर का सरफेस वापस बढ़ जाएगा ना। वापस बढ़ जाएगा। तो ऊपर का सरफेस एक, ये हम लोग उस कंडीशन में मान रहे हैं जब और कोई फोर्स लग नहीं रही, जब कांस्टेंट सरफेस है इसका। ये तब नहीं हो रहा है कि सब सरफेस कम हो रहा है। ये समझ लो तुम्हारा कोई वैक्यूम में एक स्फेरिकल बबल है बना हुआ, तब भी ये प्रोसेस चल रही है। ठीक है, कि एक उसका कांस्टेंट सरफेस है, इसका सरफेस नॉर्मली बबल का सरफेस चेंज तो नहीं होता रहता, बट ये तब भी होता रहता है। क्या होता है, ऊपर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नीचे आते हैं और फिर नीचे के मॉलिक्यूल्स उसकी डेंसिटी कम कर रहे हैं, तो उसकी डेंसिटी मेंटेन करने के लिए वापस ऊपर जाते हैं। अभी जो लाल वाले मॉलिक्यूल्स हैं जो ऊपर गए, अब क्या हो रहा है, इन पे भी फोर्स तो नीचे लग रही है, क्योंकि ये सब सरफेस में ही है, ये पूरा का पूरा सरफेस में ही लाई कर रहा है। ठीक है, अगर ये मेरा सरफेस है तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स मेरे सरफेस में ही लाई कर रहे हैं, तो इन पे भी क्या है, नेट डाउनवर्ड फोर्स ही लग रही है। मे भी थोड़ी कम लग रही होगी, इन पे ज्यादा लग रही है और इन पे कम लग रही है, बट नेट डाउनवर्ड फोर्स ही लग रही है इन पे। तो क्या होता है, ये जब इन पे फोर्स नीचे लग रही है और ये जा ऊपर रहे हैं, तो लिक्विड को कुछ वर्क करना पड़ रहा है कि इसको फोर्स के अगेंस्ट भेजने के लिए, कि नेट फोर्स नीचे है तब भी ये मॉलिक्यूल्स को मैं फोर्स लगा रहा हूँ डेंसिटी की, जिसकी वजह से ये ऊपर जा रहा है। मैं इस पर कुछ काम करना पड़ेगा तभी ऊपर जाएगा ना, ये बिना कोई एनर्जी के तो जा नहीं सकता अगेंस्ट फोर्स। इस पे नेट फोर्स नीचे है और वो जा ऊपर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ लिक्विड लिक्विड जो है वो काम कर रहा है इसके ऊपर, मॉलिक्यूल के ऊपर, जिसकी वजह से इसको ऊपर भेज पा रहा है ना। भैया फिर अब एनर्जी कहाँ से आ रहा है? अब एनर्जी लिक्विड के अंदर से आ रही है, ये लिक्विड इसको पुश कर रहा है। जो लिक्विड के सारे मॉलिक्यूल्स हैं उसको डेंसिटी को मेंटेन करने के लिए उसको पुश कर रहे हैं, तो ये लिक्विड के अंदर से एनर्जी आ रही है। बट अब ये जो लिक्विड उसको पुश कर रहा है, इसकी वजह से अब इसके अंदर कुछ एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी। इसको ऐसे ही समझ लो कि अगर मेरा नीचे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मैंने उस पर कुछ काम किया, उस पर नीचे ग्रेविटी लग रही है। समझ लो कोई लाल कलर कोई बॉल है मेरे पास हाथ में, उस पर कुछ नीचे ग्रेविटी लग रही है, अब मैंने उसको उठा के ऊपर रख दिया कुछ हाइट पे, एच हाइट पे, तो उसके अंदर एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई, mgh। अगर मैं उसको इस हाइट से इस हाइट पे ले गया तो एक्स्ट्रा एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी ना mgh पे, जो उसकी इनिशियल से ज्यादा एनर्जी है। पहले उसके अंदर कुछ एनर्जी होगी बट अब उसकी चेंज इन एनर्जी देखूंगा, एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी आ गई mgh। तो ऐसे ही जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं ये ऐसे सारे के सारे ऊपर नीचे जाते रहते हैं, और जैसे ये नीचे से ऊपर आते हैं तो सरफेस पे एक एक्स्ट्रा एनर्जी क्रिएट हो रही है, अगेंस्ट फोर्स जा रहे हैं तब भी उस पर एक, जितना भी मैं वर्क कर रहा हूँ उसकी पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में स्टोर हो रही है इन मॉलिक्यूल्स पे, है ना। तो यही जो पोटेंशियल एनर्जी है सरफेस के मॉलिक्यूल्स पे, उसको ही हम लोग सरफेस एनर्जी बोलते हैं। तो ये सिर्फ इसलिए आ रही है क्योंकि फोर्स के अगेंस्ट जा रहे हैं, इस पे भी फोर्स नीचे लग रही थी, समझ लो सारी की ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रही है, बट उस फोर्स के अगेंस्ट में उस ऑब्जेक्ट को ऊपर मूव कर रहा हूँ थ्रू अदर लिक्विड की अपनी इंटरनल फोर्सेस की वजह से वो उसको ऊपर मूव कर रहा है। तो इसलिए मेरा एक्स्ट्रा जो पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो रही है वो सरफेस एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाए सरफेस की मॉलिक्यूल्स पे। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आया। समझा। सरफेस एनर्जी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, बट एनर्जी हमेशा इसलिए आ रही है क्योंकि मैं उसको फोर्स के अगेंस्ट मॉलिक्यूल्स को ऊपर भेज रहा हूँ, इसलिए वो सरफेस एनर्जी क्रिएट होती है। अब 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। 8th क्वेश्चन में क्या है कि हमें वर्क डन निकालना है जब एक ड्रॉपलेट है, एक बड़ा ड्रॉपलेट है, इसको मैंने बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में डिवाइड कर दिया। 125 ड्रॉपलेट्स में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। इसका रेडियस था 1 mm,
इसका रेडियस है 1 mm और इसको मैंने डिवाइड कर दिया 125 छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में। मुझे निकालना है कितना वर्क करना पड़ेगा जिसकी वजह से इतना ये मैं ड्रॉपलेट को डिवाइड कर पाऊँ, और मुझे सरफेस टेंशन दिया हुआ है। कैसे निकालूंगा? इसमें क्या करना है मुझे कि इनिशियली देखना है कि सरफेस एनर्जी इसकी क्या है। अगर ये 1 है और ये मेरा 2 केस है, फर्स्ट केस में मेरी सरफेस एनर्जी कितनी है? सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया। सरफेस टेंशन मुझे दिया हुआ है कितना है? 72 इंटू 10⁻³ और मेरा सरफेस क्या होता है स्फीयर का? सरफेस एरिया कितना होता है? 4πr²। 4πr²। ये समझ लो मेरा कैपिटल आर है और इनका मेरा रेडियस स्मॉल आर। तो यहाँ से मेरी सरफेस एनर्जी निकलेगी कुछ। अब मुझे निकालना है कि छोटा आर क्या होगा। छोटा आर कैसे निकालूंगा? मुझे पता है इसका जो वॉल्यूम है और इनका जो वॉल्यूम है वो सेम रहेगा, क्योंकि पानी तो कहीं गायब हुआ नहीं है। जितना ड्रॉपलेट था वो इतने ड्रॉपलेट छोटे छोटे में डिवाइड हुआ इक्वल साइज के। तो मैं लिख सकता हूँ दोनों का वॉल्यूम सेम है। 4/3 πr³ इज इक्वल टू 125 इंटू 4/3 पाई स्मॉल r³। बड़े का वॉल्यूम इज इक्वल टू 125 इंटू छोटे ड्रॉपलेट्स का वॉल्यूम। यहाँ से क्या हुआ मेरा? ये कट गया, क्या बचा? 5 small r। r इज इक्वल टू 5 इंटू r। तो अगर कैपिटल R 1 mm है तो स्मॉल r क्या हो गया? 0.2 mm। या इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर्स। अब मुझे निकालना सरफेस एनर्जी ऑफ 125 ड्रॉपलेट्स। ठीक है, तो क्या होगा? 125 इंटू सरफेस टेंशन इंटू सरफेस एरिया ऑफ 1 स्मॉल ड्रॉपलेट। तो ये हो जाएगा 125 इंटू सरफेस टेंशन, तो सेम है 72 इंटू 10⁻³ इंटू सरफेस एरिया 4 पाई स्मॉल r²। यहाँ से मेरा कुछ निकल आएगी वैल्यू। तो मेरा ये जो एनर्जी है तुम देखोगे, ये मेरी SE1 जो निकली है ये SE2 से कम होगी। पाई की तो वैल्यू मुझे भी डालेंगे। पाई की वैल्यू भी डालो, 3.14 नॉर्मली यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब देखोगे तो सरफेस एनर्जी ऑफ 1 माइनस सरफेस एनर्जी ऑफ 2 माइनस सरफेस एनर्जी ऑफ 1। एक्चुअली यहाँ से वो भी देख सकते हो डायरेक्टली तुम। यहाँ पे तुमने क्या लिया है? सरफेस टेंशन इंटू जो 1 है वो सरफेस टेंशन इंटू 4 पाई कैपिटल R² है, और 2 है मेरा सरफेस टेंशन इंटू 125 इंटू 4 पाई स्मॉल r²। इसको मैं लिख सकता हूँ सरफेस टेंशन इंटू 125 इंटू 4 पाई। R क्या है? कैपिटल R/5 है। तो ये हो जाएगा सरफेस टेंशन इंटू 125 इंटू 4 पाई r²/25। ये कट के 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 इंटू सरफेस टेंशन इंटू 4 पाई r²। ठीक है, तो यहाँ से अगर तुम्हें कैलकुलेशन कम करना है तो यहाँ से रिड्यूस भी कर सकते हो। मेरा फर्स्ट केस में था सरफेस टेंशन इंटू 4 पाई कैपिटल R², और सेकंड केस में मेरी टोटल सरफेस एनर्जी आ रही है 5 इंटू सरफेस टेंशन इंटू 4 पाई कैपिटल R²। तो इसको जब मैं माइनस करूंगा तो क्या होगा? 5 माइनस 1 4 इंटू सरफेस टेंशन इंटू 4 पाई R²। डायरेक्टली तुम्हारा कितना वर्क डन है या चेंज इन एनर्जी है वो निकल आएगा। ऐसी क्वेश्चन हमने पिछले इसमें क्लास में किया था कि जब भी ड्रॉपलेट्स को डिवाइड करते हैं तो उसकी हमें वर्क करना पड़ता है, क्योंकि टोटल सरफेस एनर्जी बढ़ जाती है। और जब भी ज्यादा ड्रॉपलेट्स मिलके एक ड्रॉपलेट बनाते हैं तो सरफेस एनर्जी कम हो जाती है। तो वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है। अगर सरफेस एनर्जी कम ऑटोमेटिकली हो जाएगी, लेकिन अगर हमें ड्रॉपलेट को डिवाइड करना है तो इसलिए उसमें और एनर्जी डालनी पड़ती है।
इसलिए कभी देखोगे काउंटर पे या कभी पानी के 2 ड्रॉपलेट्स को पास लाओगे तो अपने आप चिपक के एक बन जाता, बट एक ड्रॉपलेट मल्टीपल में डिवाइड नहीं होता अपने आप। वो इसलिए क्योंकि सरफेस एनर्जी कम करना इजियर है कंपेयर टू बढ़ाना, एक्स्ट्रा एनर्जी लेना मुश्किल है, इसलिए 2 ड्रॉपलेट्स को पास लाओगे तो अपने आप चिपक के एक बन जाती है, तो एनर्जी रिलीज भी हो जाती है। ठीक है, जिन्होंने ये क्वेश्चंस नहीं किए हैं अगली क्लास में, ये तुम लोग का असाइनमेंट है कि सारे क्वेश्चंस जो भी तुम्हारे गलत हुए हैं उन सबको सॉल्व करना है तुम्हें और लिख के भेजना है पीडीएफ बना के, जो जो तुम्हारे आंसर गलत हुए जिसमें पूरे मार्क्स नहीं मिले। ठीक है, तो ध्यान से देख लेना, इसकी मैं तुम्हें स्लाइड्स भी भेज दूंगा, बट तुम्हें को खुद अपने हाथों से अपने जैसे भी तुम्हें जितना समझ में आया उसके बेसिस पे लिख के मुझे भेज देना नेक्स्ट क्लास के पहले। तो इसको भी ध्यान से देखना सारे क्वेश्चंस क्या होते। 9th क्वेश्चन है कि एक वाटर है वो सिलिंड्रिकल वेसल में रखा हुआ है और मुझे उसका सरफेस टेंशन दिया हुआ है और उसका रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो मुझे सरफेस एनर्जी निकालनी है। सरफेस एनर्जी कैसे निकालूंगा श्रद्धा? इसमें सरफेस एनर्जी निकालना बहुत सिंपल है, इसमें तुम्हें पूरा का पूरा सरफेस नहीं लेना, ये जो सरफेस टेंशन की वैल्यू दी है या सरफेस एनर्जी की वैल्यू, सरफेस टेंशन की जो वैल्यू दी है वो दी है 0.075 जूल पर मीटर स्क्वायर। तो ये किस किस के बीच में सरफेस टेंशन हमेशा हम लोग किसके बीच में डिफाइन करते हैं? कोई 2 इंटरफेसेस के बीच में। ये जो सरफेस टेंशन है ये लिक्विड और एयर के बीच में। यहाँ पे अगर एयर है और ये मेरा लिक्विड है, तो सरफेस टेंशन ऑफ वाटर अगर हम लोग बोलते हैं, सरफेस टेंशन ऑफ कोई भी लिक्विड के बारे में हम लोग और कुछ मेंशन नहीं करते, तो उसका मतलब हमेशा लिक्विड और एयर के बीच में होता है। तो हम लोग हमेशा सरफेस टेंशन अगर किसी भी लिक्विड का बोले तो उसके और एयर के बीच में होता है। तो यहाँ पे तुम्हें सॉलिड और लिक्विड के बीच में सरफेस टेंशन नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे तुम्हें सिर्फ सरफेस एरिया वो देखना है जो वाटर से एक्सपोज्ड है, एयर से एक्सपोज्ड है। तो वो सरफेस एरिया कितना होगा? सरफेस एरिया निकालना है मुझे जो एक्सपोज्ड है, वो कितना होगा? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा सिंपली, क्योंकि सर्कुलर उसका जो सरफेस है वो तो सिर्फ सर्कुलर है, सर्कुलर एरिया स्क्वायर। तो मेरा जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी? सरफेस एनर्जी हो जाएगी सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया 0.075 इनटू पाई आर स्क्वायर। बस इतना सिंपल आंसर है। तुम्हें सॉलिड्स के बीच में सरफेस एरिया, क्योंकि अलग अलग अगर तुम सॉलिड्स के बीच में सरफेस ले रहे हो, पूरा का पूरा सिलिंड्रिकल सरफेस ले रहे हो, एक तो तुम्हें हाइट नहीं पता, पहली बात तो वो पहला हिंट होना चाहिए, उसके लिए तुम्हें हाइट निकालनी पड़ेगी। और तुम्हें सॉलिड्स के उसके बीच में सरफेस टेंशन की वैल्यू दी नहीं है। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर का मतलब है सिर्फ लिक्विड और एयर के बीच में। तो जब तक तुम्हें लिक्विड और सॉलिड के बीच में सरफेस टेंशन की वैल्यू नहीं पता, तब तक तुम उसका सरफेस एनर्जी नहीं निकाल सकते। तो हम लोग सिर्फ वाटर वाला सरफेस देखते और उसके बीच में सरफेस टेंशन देखते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था सरफेस टेंशन को एक्सप्लेन करना है मॉलिक्यूलर थ्योरी के बेसिस पे। बहुत लोगों ने पॉइंट्स लिखे हुए हैं बहुत सारे, बट पॉइंट्स ठीक है, पॉइंट्स तो लिखना जरूरी है और उसके साथ डायग्राम भी बनाना कि क्या हो रहा है, बट उसके बेसिस पे सरफेस टेंशन डिफाइन भी करना होता है कि मॉलिक्यूलर थ्योरी की वजह से सरफेस टेंशन आ कैसे रहा है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में डिस्कस किया था कि ये जो सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन आ कहाँ से रहा है, कि जब ये मॉलिक्यूल्स नीचे की तरफ खींच रहे हैं, बिकॉज क्योंकि इन पे नेट, ये जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स हैं इन पे नेट नीचे फोर्स लग रही है और नेट फोर्स की वजह से ये नीचे आ रहे हैं, तो ऊपर की डेंसिटी इनफैक्ट थोड़ी कम ही हो रही है। तो क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स नीचे होने चाह रहे हैं
इसकी टेंडेंसी की वजह से इसका सरफेस जो है, सरफेस में मॉलिक्यूल्स कम से कम होना चाहिए। जितने कम मॉलिक्यूल्स रहेंगे उतना इसके लिए बेटर रहेगा, या उसकी सरफेस एनर्जी उतनी कम रहेगी जितने मॉलिक्यूल्स इसके कम रहेंगे। वो अपने आप बैलेंस होगा उसके बेसिस पे कि कितना, क्या बोलते, एक मिनिमम अमाउंट के नीचे उसका ऊपर के मॉलिक्यूल्स नहीं जा पाएंगे क्योंकि नीचे से भी फोर्स लग रही है। बट हमें ये देखना है कि उसकी वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नीचे के डायरेक्शन में लग रही है, उसकी वजह से मॉलिक्यूल्स कम हो रहा है। तो इसकी वजह से, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स कम हो रहे हैं, एक नेट टेंजेंशियल फोर्स लग रही है जिसको हम लोग सरफेस टेंशन बोलते हैं। तो सिर्फ सरफेस टेंशन को डिफाइन नहीं करना, उसको एक्सप्लेन करना है कि ये एडहेसिव और कोहेसिव फोर्स की वजह से सरफेस टेंशन एक्ट क्यों कर रहा है। उसकी वजह से मैं तुम लोग के थोड़े से मार्क्स काटे हैं। तो सिर्फ पॉइंट्स नहीं लिखना है, ऐसे ABC मॉलिक्यूल्स बना के फिर उसको एक्सप्लेन करना है कि क्यों मॉलिक्यूल्स नीचे जा रहे हैं और क्यों सरफेस टेंशन आ रहा है, सरफेस टेंशन फोर्स आई कहां से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन तो तुम लोग के बुक में दिया हुआ है, ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, अपनी बुक को देखना। ये मैंने क्वेश्चन इसलिए मैंने तुम लोग को देखना चाहा था कि कितने लोगों ने बुक पढ़ी है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ कोहेसिव फोर्स टू एडहेसिव फोर्स। सिर्फ एक ही लड़की ने इसका आंसर लिखा है, उसने बुक देखी बाद में या पहले एटलीस्ट बुक पढ़ी है उसने, तभी उसको आंसर आया। बाकी लोगों ने पूरी बुक नहीं पढ़ी है। सिर्फ मेरे लेक्चर्स पे डिपेंड नहीं करना है, तुम लोग को बुक भी पढ़ना है और खुद समझना है कि क्या नहीं समझ में आया, क्या समझ में आया, क्या मैंने अगर छोड़ दिया। व्हाट विल द रेशियो ऑफ कोहेसिव फोर्स टू एडहेसिव फोर्स if angle of contact is 90 डिग्री। ठीक है, ये तुम्हारी बुक में दिया हुआ है, लास्ट में सबसे लास्ट जो केस डिस्कस किया एंगल ऑफ कांटेक्ट में, उसमें दिया हुआ है क्वेश्चन। तो उसमें से देख के तुम्हें आंसर में अपने असाइनमेंट में लिख के मुझे बताना है कि क्यों, कब होगा 90 डिग्री। ठीक है, पूरा का पूरा बुक में बहुत आसानी से दिया हुआ है। तो ये तुम लोग खुद ही करोगे, तुम लोग का होमवर्क है। ठीक है।